बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है और बेशक हम सब ने उसकी तरफ लौट के जाना है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये रमज़ान का बाबरकत महीना अता फरमाया। और शुक्र है उस बाबरकत ज़ात का जिसने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया। आज का जो टॉपिक है इस लिहाज से अहम है कि इसमें हमने ये सीखना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो फ्रीकैन के दरमियान जो लीगल एग्रीमेंट होता है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स कितनी हैं, उसको हम कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, उसकी मुख्तलिफ काइंड्स कितनी हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था ये हम बड़ी तफसील से 2-3 सेशंस के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। समरी उसकी ये थी कि जब दो फ्रीकैन आपस में कोई लेन और देन के लिए मिल बैठते हैं और आपस में कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज तय कर लेते हैं और वो दोनों पाबंद होते हैं कि अपने अपने जो फ़राइज़ हैं उसको पूरा करें, तो ऐसा लेन देन, ऐसी कमिटमेंट, ऐसे प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों पे मुश्तमिल था। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। और कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से 10 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उनको सामने रखते हुए आज हम कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ किस्में पढ़ेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर उन 10 पॉइंट्स या कंडीशंस असेंशियल पॉइंट में से अगर कोई एक भी कम हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता, वो किसी और शक्ल में चला जाता है। उसकी कानून की नज़दीक उसकी जो हसीयत है वो बदल जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेरियस काइंड्स या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स which create rights and obligations to the parties of the contract। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये लीगली बाइंडिंग मुआहदे होते हैं जिसमें एक तरफ हकूक पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियां सामने आती हैं। किन के लिए? जो फ्रीकैन, वो कम से कम दो फ्रीकैन और ज्यादा से ज्यादा की तादाद पे पाबंदी नहीं है। Contract enforce the parties to contract to perform their part of promise। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करते हैं फ्री कैन को कि वो अपने अपने वाला वादा पूरा करें, टू अवॉइड अनसर्टेनिटी, ताकि गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया जा सके। गैर यकीनी सूरत हाल मैंने ये बताया था कि अगर मुल्क के अंदर कवानीन ना हों तो हर शख्स एक दूसरे के साथ लेन देन करे और बाद में मुकर जाए और उसको पूछने वाला ना हो।
तो फिर गैर यकीनी सूरत हाल होगी, कोई लेन देन करेगा ही नहीं। इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क के रहने वाले शहरियों को इंसाफ प्रोवाइड करे और ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जहां पे दोनों फ्रीकैन रह के बेहतर तरीके से अपने अपने वाले जो वादे हैं वो पूरा करें। कीपिंग इन व्यू द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हमने एक्सप्लेन की थी, उस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। कॉन्ट्रैक्ट को तकसीम किया जा सकता है इन किस्मों में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की दर्जाबंदी हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी के हिसाब से, उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। हमने लास्ट लेक्चर में जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि लॉफुल ऑफर का होना जरूरी है, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप का होना जरूरी है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज या कॉम्पिटेंसी, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशंस, possibility of performance, not expressly be declared as a void, certain होना जरूरी है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो वैलिडिटी के हिसाब से, या इन्फोर्सिबिलिटी भी कहते हैं इसको, इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को 5 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। पहली इसकी किस्म है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी किस्म है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरी किस्म है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरी इलीगल एग्रीमेंट और चौथी अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन से मुराद ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट मार्जे वजूद में आते हैं, जब दो फ्री कैन मिल बैठते हैं एक टेबल के ऊपर और बैठ के कुछ शराइत तय करते हैं, तो वो जो कंडीशंस और शराइत, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेते हैं या जुबानी तय कर लेते हैं, या बाज का दोनों फ्री कैन में से एक फरीक मौजूद भी नहीं होता तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फॉर्मेशन के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट को 3 ग्रुप में तकसीम करते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस के लिहाज से हम कॉन्ट्रैक्ट को, यानी परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि जब मुकर्रर वक्त आता है, मसलन ए ने बी को कुछ चीजें प्रोवाइड करने का वादा किया है, 1 महीने के बाद, तो वो 1 महीने के बाद अगर वो चीजें दे देता है और बी उसके बदले में उसको पेमेंट कर देता है, तो ये एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, अमल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे। तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के लिहाज से प्रैक्टिकल देखा जाएगा, इसमें एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटरी होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं और बायलैटरल होते हैं। हम इनको 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। आज हम इसको वैलिडिटी के हिसाब से देखते हैं, जो इसकी किस्में हैं, जो टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट की जो किस्में हैं वो पहली किस्म है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा था, ये सारा कुछ वही चीजें हैं। A valid contract is enforceable by law. All the parties are legally bound for performance of contract. In case of default, the aggrieved party may be able to take action in the court of law against guilty party. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हर लिहाज से इन्फोर्सेबल होता है। मीन के वो जो 10 शर्तें हमने पढ़ी थी, 10 एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, ये सारे का सारा उस पे पूरा उतरता है। इसमें कोई मुबहिम बात नहीं होती, कोई इलीगल बात नहीं होती, ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, और जहां जरूरत पड़े तो लिखा हुआ होता है, स्टैम्प्ड होता है, और बाकायदा तौर पे अदालत में ये रजिस्टर्ड होता है अगर जरूरत पड़ने में। लॉफुल ऑफर भी होती है, इन सारी चीजों को मुकम्मल करता है तो वैलिड कहलाता है। वैलिड वो होता है जिसे इन्फोर्स किया जा सके। मीन के अगर उनमें से एक गिल्टी पार्टी अपने वाला वादा पूरा नहीं करती तो जो एग्रीव पार्टी होती है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, वो अदालत में जाके उसके खिलाफ केस कर सकती है और अदालत को कह सकती है कि इसे इन्फोर्स किया जाए कि ये अपने वाला वादा पूरा करें। According to Section 10 of the Contract Act 1872, all agreements are contract if they are made by the free consent of party. इसका मतलब है कि वो तमाम वादे जो इन चीजों पे मुश्तमिल होते हैं, मसलन इसमें क्या है कि कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज फ्री होती है, इनके कोई जबरदस्ती डरा धमका के किसी को नहीं कहता साइन करो यहाँ पे। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो माइनर नहीं होता, पागल नहीं होता, दोनों फ्री कैन डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं। लॉफुल कंस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कुछ लेन और देन होता है, दोनों तरफ कुछ लेन और देन होता है। कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए कंस्टिट्यूशन का होना जरूरी है, और लॉफुल कंस्टिट्यूशन का मतलब है कि गैर कानूनी लेन देन ना हो। यानी आप जो चीज पेश कर रहे हैं किसी को, या उसके बदले में वो जो आपसे कॉल इकरार कर रहा है, वो कानून के दायरे के अंदर रह के कर रहा है, उन चीजों का लेन देन कर रहे हैं जो कानून इजाजत देता है। स्मगलिंग या इस किस्म की चीजों का लेन देन नहीं। और लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन के जब मुआदा बना था तो दोनों फ्रीकैन की नीयत ठीक थी, इसमें किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था। मसलन ए बी को कहता है कि अगर तुम सी को नुकसान पहुंचाओ तो मैं तुम्हें इतनी पेमेंट करूंगा, या तुम उसे इंजरी करो, या तो इस किस्म से उनका मकसद नेक नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और ना ही ये ऐसा मुआहदा होता है जिसको लॉ मेकर्स ने, अदालतों ने पहले से कह दिया है कि ये वाइड है। बस कुछ मुआहदे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही वाइड होते हैं। वाइड मीन नॉट इन्फोर्सेबल। वैलिड और वाइड में फर्क ही ये है, वैलिड इन्फोर्सेबल होता है और वाइड इन्फोर्सेबल नहीं होता है। मसलन कानून कहता है कि किसी माइनर के साथ लेन देन मत करो, किसी पागल के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ, या कोई डिस्क्वालीफाइड, या जिस बंदे को जेल हुई है, वो प्रिजनर है, उसके साथ लेन देन करोगे तो कल को वो मुकर जाए तो तुम इन्फोर्स नहीं कर सकते। Where necessary agreement must satisfy requirement of the law, और जहां जरूरी है वहां पे कानून की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिटन फॉर्म में
अटेस्टेशन और रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। जिस तरह इमूवेबल प्रॉपर्टीज, प्लॉट वगैरह की खरीदो फरोख्त में, गाड़ी की खरीदो फरोख्त में लिख पढ़ होना जरूरी है और उसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। तो इसलिए अगर आम रूटीन में नहीं है कि एक शख्स अगर किसी को पंखा एक बेचता है, एक किताब बेचता है, तो वहां पे लिखा ना भी हो, रजिस्टर्ड ना भी हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। लेकिन कानून कहता है कि जब तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी, दो किस्म की प्रॉपर्टी होती है, कि मूवेबल होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में तो हर लिहाज में, हर सूरत में मैंडेटरी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को लिखना है। ए बी को प्लाट बेच रहा है तो वो लिखेगा और बकायदा उसको स्टैम्प पेपर पे लिखेगा और उसकी टेस्टेशन करवाना जरूरी है, फीस भरना जरूरी है और रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कल को खुद पछताएगा वो। तो ये था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो हमने शराइत पढ़ी हैं, एसेंशियल्स पढ़े हैं, उनमें से अगर कोई एक भी चीज पूरी नहीं होगी तो वो किसी और शक्ल में बदल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस तरह वैलिडिटी के हिसाब से या इन्फोर्सिबिलिटी के लिहाज से पहली जो किस्म थी वो थी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी जो किस्म है वो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। और वाइड का लफ्ज हम बार बार डिस्कस करते आए हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता तो वो किसी और शक्ल में बदल जाता है, किसी और किस्म में चला जाता है, तो उस वो और शक्ल क्या हो सकती है, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ become void when it cease to be enforceable। सीज होता है रोक देना, पाबंदी लगा देना, कोई ऐसा हुक्मनामा जारी कर देना। मसलन आजकल कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजों पे पाबंदी कर लगा दी हुई है। लेन देन में भी आपकी बाज जगह पे पाबंदी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मुआहदे इससे पहले बने हुए थे वो उस वक्त तो वैलिड थे, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, यानी जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है शुरू में वाइड नहीं होता, बाद में किसी हालात की वजह से वो वाइड बनता है। वो पहले वैलिड भी हो सकता है। बाज कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू में वाइड होते हैं। वाइड मीन नॉट इन्फोर्सेबल, वैलिड मीन इन्फोर्सेबल। तो कुछ तो शुरू से ही, पहले दिन से ही वाइड होते हैं। मसलन वो हमने पढ़ा था कि रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, बेट, शर्त लगाना। तो कानून के नजदीक ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड होते हैं। वाइड मीन नॉट इन्फोर्सेबल। लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल, जिसे इन्फोर्सेबिलिटी से रोक दिया गया है बाय लॉ, आम बंदे नहीं, स्टेट ने या अदालत ने रोक दिया, बिकम वाइड, वो अब इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, हालांकि उसका टाइम था कि उसे इन्फोर्स किया जाए। A wide contract may not be wide at beginning। एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वाइड नहीं होता। इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइंडिंग ऑन इट्स पार्टीज व्हेन इट इज ओरिजिनली मेड, बट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट मे वाइड ड्यू टू फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाते हैं। मसलन क्या हो सकता है? सर्कमस्टांसेस वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल। ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मसलन अगर ए ने बी से मुआहदा किया हुआ था ये लॉकडाउन से पहले कि मैं तुम्हें इतनी चीजें प्रोवाइड करूंगा, इतने शूज प्रोवाइड करूंगा। अब गवर्नमेंट ने उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया था,
लेकिन अब हालात ये है, गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन कर दिया हर चीज के लिए, तो अब ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको पूरा करे। तो इसलिए ये सीज है, अदा स्टेट ने रोक दिया इस चीज को ड्यू टू सब्सिक्वेंट इलीगल। पहले वो लीगल था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसको पाबंदी लगा दिया, इलीगल करार दे दिया। फर्ज करें स्टेट के अंदर अल्कोहल का लेन देन अगर जायज हो, तो बाद में किसी वजह से स्टेट पाबंदी लगा देती है, या कोई ऐसी चीज जिसमें पता चल जाए कि ये टॉक्सिफिकेशन है या मनशियात में शामिल है, तो गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगा देती है। पहले नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में अब फर्दर कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखना मुमकिन नहीं है। Circumstances when party whose consent is not free rejects the contract। ऐसे हालात जिसमें एक पार्टी जिसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, कॉन्सेंट फ्री से मुराद ये है कि उसको कोरिजन के जरिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए, हमने पढ़ा था, थ्रेटन्स के जरिए, कोरिशन के जरिए उसे डरा धमका के लिखवा लिया गया कि तहरीर लिखवा ली गई है, तो वो चुप रहता है डर खौफ की वजह से, जान की वजह से। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्री, जिसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है, खामोश रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक होता है, लेकिन वो वैलिड फिर भी नहीं होता, वो वाइडेबल होता है। नेक्स्ट हम वाइडेबल पढ़ेंगे। वाइडेबल से मुराद यह है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक फरीक की रजामंदगी तो फ्री हो, कॉन्सेंट फ्री, और दूसरे की ना हो। तो जब तक वो खामोश रहता है ठीक है, जिस वक्त वो बोलेगा, अदालत में चले जाएगा, तो जाहिर है वो वाइड बन जाएगा। तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, लेकिन जैसे ही वो रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है चलो जो मेरी जान भी जाती है तो ठीक है, लेकिन मैं बेइंसाफी नहीं होने दूंगा, तो अब जाहिर है कि वो इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होता तो फिर वो वाइड बन जाता है। तो ये थे वो हालात जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वाइड होता है। मसलन इन केस ऑफ इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बट इफ सब्सिक्वेंटली वार ब्रोक आउट। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह लेन देन हो रहा है, कुछ जंग लग जाए, देन द एग्रीमेंट बिकम वाइड। जो अहमद ने अहमद ने वहां पे इंडिया के किसी गरदौरी लाल के साथ मुआहदा किया था, नथू लाल के साथ लेन देन किया था, तो वो मुआहदा कल अदम हो जाएगा, है खत्म हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अब तो ये था सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होता है, लेकिन बाद में वो वाइड हो जाता है। अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज जो होती हैं, दो फ्री कैन है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ऑब्लिगेशंस क्या है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज in case of wide contract, both parties are not legally responsible to fulfill the contract या his part of promise। अब दोनों के लिए लाजम नहीं होता कि वो अपने अपने वाला वादा पूरा करें, और under this situation any party who has received any benefit is bound to return it to the person from whom he received it। مثلا कोरोना वायरस से पहला, जो लॉकडाउन से पहले किसी ने कोई पैसे पकड़े हुए हैं कि मैं तुम्हें इतने आर्टिकल प्रोवाइड करूंगा, तो अब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी लॉकआउट की वजह से, तो अब वो अपनी जो एग्रीमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहा। तो अगर किसी फ्रीक ने कुछ बेनिफिट लिया हुआ है, फर्ज करें वो एडवांस में कुछ पेमेंट ली हुई है, तो उसको वापस करना उसकी जिम्मेदारी में शामिल है।